नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेस्ट डे आई क्यों। आज हम 17 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और आल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना है? प्रश्न है बिहार, गोवा, पंजाब, असम। इसका सही आंसर है गोवा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है, जहां हर ग्रामीण घर में जल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। राज्य की सभी 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया। उत्तरी गोवा के 1,65,000 ग्रामीण परिवारों और दक्षिण गोवा के 98,000 ग्रामीण घरों को पूरी तरह से नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइप आपूर्ति की गई है। गोवा की उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय में प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी। इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एवा मार्टो ने एक दिन के लिए किस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला? प्रश्न है ब्रिटेन, स्पेन, फिनलैंड, फ्रांस। इसका सही आंसर है फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के अवसर पर 16 साल की एवा मार्टो ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। यह गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। मार्टो दक्षिणी फिनलैंड के छोटे से गांव वेक्सी की रहने वाली हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन हैं। इसकी राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा यूरो है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी गई? मर्सन दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य किसी विकास परियोजना के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़ कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। पॉलिसी की विशेषताएं, किसी भी निर्माण विकास परियोजना के लिए गिराए जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या का कम से कम 80% अन्य स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्यारोपण एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि 80% प्रत्यारोपित पेड़ जीवित रहें, क्योंकि यह इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पेड़ के लिए 10 पौधों का वृक्षारोपण किया जाना चालू रहेगा, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। हालांकि यह पॉलिसी 10 या इससे कम पेड़ों को गिराने पर लागू नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसके राज्यपाल अनिल बैजल। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? प्रश्न 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 13 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस बनाया जाता है। यह दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है और साथ ही से दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालों को चयनित करने के लिए भी बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2020। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समग्र शासन से संबंधित है। आप बचाए गए जीवन से अच्छे आपदा जोखिम शासन को माप सकते हैं और आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में कमी और आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं। कोविड-19 और जलवायु आपातकाल बता रहे हैं कि हमें जनता की भलाई के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर काम करने वाली एक स्पष्ट दृष्टि, योजना और सक्षम सशक्त संस्थाओं की आवश्यकता है। इसका इतिहास, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस बनाए जाने की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राजमाता
विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चयनित करने के लिए 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अर्जुन मुंडा, प्रहलाद सिंह पटेल। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चयनित करने के लिए 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इस विशेष सिक्के का वित्त मंत्रालय द्वारा खनन किया गया है। विजया राजे सिंधिया, जिन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया, वे ग्वालियर की राजमाता नाम से भी जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लॉन्च की? प्रश्न, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, असम सरकार, उपयोग सभी। इसका आंसर है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषक सेंसर जांच और उपकरण लगाए गए हैं। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से टोटल डिस्टोवर्ड सॉलिड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और अक्षारिता जैसे घटकों से प्रभावित होती है। यह पहल कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना और जल गुणवत्ता निगरानी पर बहुत ध्यान देना है। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन के बारे में, यह मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन लैब लोकेशन ट्रैकिंग के लिए GPS इनबिल्ड है। जांच किया गया नमूना डेटा को पावर बैकअप के साथ GPRS 3G कनेक्टिविटी के माध्यम से एक केंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग सर्वर में प्रेषित किया जा सकता है। यह एक वेब आधारित सुरक्षित केंद्रीय सर्वर पर सीधे परिणाम भेजने की क्षमता वाले स्मार्टफोन या समान डिवाइस के माध्यम से साइट पर रिकॉर्डिंग और परिणामों की रिपोर्टिंग भी प्रदान करता है। इस मोबाइल वैन में पूरी तरह से स्वचालित सेंसर आधारित विश्लेषण है, जो केंद्रीय रूप से डिमांड किए गए सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मोबाइल लैब में LED डिस्प्ले यूनिट विश्लेषण के तुरंत बाद परिणामों का एक त्वरित प्रदर्शन देता है। लैब पानी के नमूनों की pH, अक्षारिता, TDS, कठोरता, अवशिष्ट, क्लोरीन, जस्ता, नाइट्रेट, फ्लोराइड, टर्बिडिटी, सूक्ष्म जैविक प्रक्षेपण जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता मापदंडों को मापने में सक्षम है। यह साइट पर मौके पर पानी की गुणवत्ता की समस्या को जल्दी से पहुंचाने में मदद करेगा। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान के 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में समावेशी एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न, एशियाई विकास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक। भारत और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में समावेशी एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना लक्षित शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों समेत इन कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। परियोजना के बारे में, WSS में 10 वर्ष के संचालन और रखरखाव अनुबंध के साथ साथ निवेश राज्य सरकार के शहरी क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप बेहतर और स्थायी सेवा वितरण सुनिश्चित करेगा। यह परियोजना शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त करेगी और उनकी संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाने के साथ साथ क्षेत्रगत सुधारों को ठोस करेगी और स्वास्थ्य संबंधी महामारियों के प्रबंधन के लिए समुदायों को लचीलापन सिखाएगी। इस परियोजना के माध्यम से 2027 तक कम से कम 8 परियोजना वाले शहरों में पानी की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है, जिसे 5,70,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। सिटी वाइड स्वच्छता प्रणालियों में से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग
7,20,000 लोग लाभान्वित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। एशिया विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मत्सुगु अशकावा। इसके मुख्यालय है माडलुंग, फिलीपींस में। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू करने की घोषणा की? प्रश्न है ब्रिटेन, स्पेन, नेपाल, फ्रांस। इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। अर्थ शॉर्ट प्राइज का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। अर्थ शॉर्ट प्राइज के बारे में पहली 5 अर्थ शॉर्ट प्राइज प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, सवा महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन पाउंड के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के कम से कम 50 समाधानों का समर्थन करना है। यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों और लोक सेवा में लगे लोगों के समूह जैसे ब्लूमबर्ग फिलान्थ्रोपिस एंड जैक्स मा फाउंडेशन, पॉल जी अलन फैमिली फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इक्वलिटी इंडेक्स यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया? प्रश्न 129वां, 135वां, 144वां, 150वां। इसका आंसर है 129वां। भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इक्वलिटी इंडेक्स यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। 198वें स्थान पर काबिज दक्षिणी सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन। सूचकांक के अनुसार भारत महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। भारत का स्वास्थ्य बजट दुनिया का चौथा सबसे कम बजट है और केवल आधी आबादी की जरूरी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक ही पहुंच है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में, इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और समुद्र विशेषज्ञों से प्राप्त आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। यह सूचकांक असमानता को कम करने और अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकारें द्वारा अपनाई गई नीति प्रतिबद्धताओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है और की निगरानी करता है। सूचकांक 3 बुनियादी स्तंभों पर आधारित है: पब्लिक सर्विस पिलर, प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर एंड वर्कर्स राइट्स पिलर, लोक सेवा स्तंभ, प्रगतिशील टैक्स स्तंभ और श्रमिक अधिकार स्तंभ। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 49 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष। इसका आंसर है 49 वर्ष। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन 49 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल संन्यास की घोषणा की थी। वह 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। वह 1995 से 2001 के दौरान भारतीय टीम के प्रमुख मिडफील्डर थे। वह क्वार्ट्ज FC कोझिकोड से 2017 में तकनीकी निदेशक के रूप में तौर पर जुड़े थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिश्ट डे को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।